साइंस का फर्स्ट टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कर चुके हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर जो कि केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है, उसके अंदर धातु और अधातु को कहाँ पे अरेंज कर रखा है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि धातु और अधातु होते क्या हैं और इनकी विशेषता क्या होती है, और फिर इनके MCQ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछ रखे होंगे या फिर इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो खड़े हैं इनको स्तंभ बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनको बोला जाता है वर्ग। और वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 18। ठीक है। उसके बाद में ये जो आड़ी लाइनें हैं 1 से लेकर 7 तक, इनको बोला जाते हैं आवृत, और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकेंड लाइन है, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड जो अपना वर्ग है, इस वर्ग के तत्वों को, इस वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो तत्व हैं, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सभी को कहा जाता है धातु। इनको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है। जिसमें ये पहला वर्ग जो है उसको कहा जाता है क्षारीय धातु। ये पहला वर्ग के जो अंदर जो भी तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षारीय धातु। फिर जो ये सेकंड वर्ग है इसके अंदर जो तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु इनको कहा जाता है। ठीक है। और जो बीच वाले हैं तीसरे से लेके 12वें वर्ग तक, ये जो हरे कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है संक्रमण धातु। क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु। ठीक है। संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो धातु और अधातु के बीच में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि 13 से लेके 18 तक ये जो भी विद्यमान है इनको कहा जाता है अधातु। इनको अधातु समझ लो। अधातु ये हो गए, धातु जो है ओरिजिनल वाले ये हो गए, तो ये जो बीच वाले हैं वो संक्रमण की अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण वाले धातु कहा जाता है। फिर अगर बात करें इनकी, जो ये गैलियम हो गया, ठीक है, तो ये जो बीच वाले तत्व हमें दे रखे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है उपधातु। उपधातु जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये जो है ये उपधातु कहलाते हैं। उपधातु का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है वो मिश्रित रूप में पाई जाती है, उनको बोला जाता है उपधातु। तो हमारा टॉपिक लगता है धातु और अधातु। धातु का मतलब क्या होगा? जो आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होंगे। अधातु का मतलब क्या होगा? जो राइट हैंड साइड के अंदर होंगे। जो धातुओं के गुण होंगे उससे उल्टे अधातु के गुण हो जाएंगे। ये तो सिंपल चीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं कि कुछ धातु जो होते हैं वो अधातुओं की तरह बिहेव करते हैं और कुछ अधातु जो होती है वो धातुओं की तरह बिहेव करते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिनको हम लोग MCQ के द्वारा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले धातु की परिभाषा पढ़ने वाले के धातु क्या होते हैं। वैसे तो धातु को जाना जाता है उसकी विशेषता के आधार पर, उसके अंदर जो विशेषता होती है उन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि जिसमें ये विशेषता होगी वो धातु कहलाएंगे। लेकिन अगर इस मेटल की परिभाषा हम लोग देखना चाहें तो परिभाषा क्या होती है कि धातु जो है वो एक धनावेशों का गोला होता है। उसको क्या कह सकते हैं? एक धनावेशित गोला होता है। एक धनावेशित गोला होता है जिसके चारों ओर जो है वो क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप में रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप में रहते हैं, उनको कहा जाता है धातु। धातु क्या होता है? धातु एक धनावेशों का गोला होता है जिसके चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं, उनको धातु कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं, धातु की परिभाषा तो हमने खत्म कर दी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि धातुओं के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं रहने वाली हैं। तो चलिए विशेषता देख लेते हैं। तो विशेषता के अंदर क्या है? धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि धातु हमेशा क्या होंगे? चमकीले होंगे। जैसे आपने देखा होगा सोना, चांदी, ये सब चमकीले होते हैं, तो धातु के अंदर विशेषता रहती है कि ये चमकीले होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा कोई अधातु है क्या जो खुद चमकीला होता है? ऐसा अधातु जो चमकीला होता है कौन है? तो वो हो जाता है हमारा हीरा। हीरा जो है उसके अंदर चमक होती है, हीरा अधातु होते हुए भी चमक होती है। तो ये अपवाद बनता है, और अपवाद जहाँ पे भी बनेगा केमिस्ट्री के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से धातु जो होते हैं वो क्या रहते हैं? चमकीले रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यानी उसमें ऊष्मा का भी संचरण हो जाता है और विद्युत का भी संचरण हो जाता है।
तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन बनेगा कि क्या ऐसा कोई अधातु है जो ऊष्मा या विद्युत का सुचालक होता है। तो हाँ, जैसे का हीरा था हमारा चमकीला, वैसे के वैसे हाँ, हीरा के अंदर एक बात और याद रखना है कि धातु जो होते हैं सामान्यतः कठोर होते हैं, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा और विद्युत के चालक कोई अधातु है क्या। तो हाँ, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट वो रहता है अपनी विद्युत का चालक रहता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक हो गया अधातु होते हुए भी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हीरा जो है वो अधातु होते हुए भी कठोर रहता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, इसकी विशेषता क्या है कि प्राय जो है धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ऐसा कोई धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हाँ, जो पारा है वो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो है गलनांक वो कम रहता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट कि धातु जो होते हैं वो कठोर रहते हैं, मैंने अभी बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन दो बन सकते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या कोई अधातु कठोर है। तो अधातु कठोर होता है, हमें पता है कौन सा है, अभी बताया मैंने, हीरा। हीरा जो है वो कठोर रहता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा धातु है जो कि कठोर नहीं रहता है या फिर मुलायम रहता है। तो हाँ, याद कर सकते हैं हम इसको भी कि 3 धातु ऐसे होते हैं जो मुलायम रहते हैं। कौन से, उसको याद करोगे आप लोग नकली करके, क्योंकि वो धातु होते हुए भी कठोर नहीं है तो उनको नकली करके याद कर लेंगे, नकली करके। ठीक है, Na से हो जाता है सोडियम, K से हो जाता है पोटेशियम और Li से हो जाता है लिथियम। यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है ऐसे धातु हैं जो धातु होते हुए भी मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से सोडियम और पोटेशियम के बीच में यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाता है कि ऐसे कौन से धातु होते हैं जिन्हें कि हमें केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है। तो सोडियम और पोटेशियम को रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जो कि अपने वायुमंडल के अंदर जो वायु होती है उससे अभिक्रिया कर लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है कि धातुओं के अंदर तन्यता पाई जाती है। तन्यता क्या होती है, तन्यता का मतलब होता है कि जो धातु होते हैं उनको हम लोग खींच के तार में बदल सकते हैं, और तार भी कैसा, एक स्थायी तार में बदल सकते हैं। तो धातु के अंदर तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा तन्यता की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है सोने के अंदर। किस में, सोने में। सोने में कहा जाता है कि सोने के 1 ग्राम को हम 2 किलोमीटर तार में बदल सकते हैं, इतनी इसमें तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है, तो वो होता है चांदी। फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि धातु क्या होता है, धनायन का गोला होता है, यानी उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता। ये आघात वर्धनीयता क्या होती है, आघात का मतलब होता है चोट करना, और वर्धनीयता का मतलब बढ़ाना, यानी कि धातुओं के ऊपर हम लोग आघात करके यानी चोट मार के उनको बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको चद्दर के अंदर बदला जा सकता है। तो इनको बोला जाता है आघात वर्धनीयता, और आघात वर्धनीयता धातुओं के अंदर पाई जाती है। फिर इसका नेक्स्ट जो है वो है सोनोरस, जिसको बोला जाता है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या होता है कि जब धातु को पीटा जाता है तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये गुण धातुओं में ही पाया जाता है। तो ये हमारे धातु के सारे की सारी प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस उसी में रहेंगे जिसके अंदर अपवाद मौजूद रहेंगे। धातु की परिभाषा देख चुके हैं, धातु की विशेषता देख चुके हैं। तो धातु के एग्जाम्पल मैंने बताई है। वहाँ से फर्स्ट ग्रुप ले लेना आप, हलीना की रबड़ी, तो इसको एच को हटा देना क्योंकि ये आवारा तत्व कहलाता है। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हो, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा बेरिलियम, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हो जाते हैं धातुओं के प्रकार। धातु आ जाते हैं, धातु जिसमें संक्रमण धातु भी आ जाएंगे, जिसके अंदर अपन लिख सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, जिसको कॉपर बोला जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो धातु के उदाहरण हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अधातु की क्या परिभाषा हो सकती है और अधातु में क्या क्या विशेषता हो सकती हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अधातु की विशेषता।
अधातु जिसको बोला जाता है नॉन मेटल बोला जाता है। जैसे देखो धातुओं के अंदर जो विशेषता थी उससे उल्टी विशेषता रहने वाली है इसके अंदर, और फिर क्या होगा, इसकी विशेषता जो है वो कुछ मिलेगी किससे, धातुओं से, वो कहलाएगा अपवाद, और उसी अपवाद से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है कि धातु जो होते हैं वो क्या रहने वाले हैं, धातु जो है वो रहने वाले हैं अधातु जो है वो क्या रहते हैं, चमकहीन होते हैं, यानी इसके अंदर चमक नहीं होती है। धातुओं में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। लेकिन हीरा और आयोडीन जो है वो दो ऐसे अधातु हैं जो अधातु होते हुए भी इनमें चमक रहती है, तो यहाँ से अपवाद बन गया। फिर नेक्स्ट होता है कि धातु जो होते हैं वो उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन अधातु जो होंगे वो क्या होंगे, विद्युत और उष्मा के कुचालक होंगे। लेकिन मैंने बताया अभी आपको कि ग्रेफाइट जो रहता है वह अधातु होते हुए भी क्या रहता है, चालक रहता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि जो धातु होते हैं वो कठोर रहते हैं, जबकि अधातु होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भंगुर होंगे। भंगुर किसे कहते हैं, जिस पर हम लोग जोर लगाएं यानी बल दें तो वो टूट जाते हैं, टुकड़े में टूट जाते हैं। जैसे आप लोग कोयले को ले लो, कोयला है, कोयले के ऊपर आप जोर लगाओगे तो वो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। फिर यहाँ से आता है कि ये कम सघन होते हैं। अच्छा, यहाँ कम सघन से याद आया मेरे को कि जो लिथियम होता है उसकी भी डेंसिटी जो है, सघनता, वो बहुत कम रहती है और ये पानी पर तैर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या होता है इसके अंदर, इसको हम लोग अधातु का ना तो चादर बना सकते हैं और ना ही तार बना सकते हैं। और जैसे धातु जो है वो धनायनों का गोला था, वैसे कि वैसे ये ऋणायनों का गोला होता है। और इसके लिए एग्जाम्पल याद कर सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस प्रकार से ये अधातुओं के विशेषता हो जाती हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि धातु और अधातु जो है वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो धातु होते हैं और अधातु होते हैं, दोनों के दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधातु भी करते हैं और धातु भी करते हैं। धातु जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। अधातु जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अधातु ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या रहते हैं, अम्लीय रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय या अम्लीय या लवणीय। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड क्या रहने वाले हैं, क्षारीय रहने वाले हैं। फिर यहाँ से एक चीज़ और है कि धातु जो होते हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं कुछ उभयधर्मी प्रकृति रखते हैं, उभयधर्मी प्रकृति रखते हैं। अब उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है इसको समझते हैं। तो उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है कि इसके अंदर क्या रहते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कभी कभी तो अम्लीय व्यवहार कर लेते हैं और कभी कभी क्षारीय व्यवहार कर लेते हैं। अब आप वो कहोगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये केमिस्ट्री है, इसके अंदर अपवाद ही सब कुछ होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं जिसको बोलते हैं Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय के साथ साथ जो है क्षारीय प्रकृति भी दर्शाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाता है, तो अभी देखते हैं इसको। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया, हमें ये पता है कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया, एसिड जो होता है अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम लोग क्षार से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण, और लवण के साथ में क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है एक अम्ल है, HCl क्या है, एक अम्ल है, और यहाँ पे NaOH जो है वो क्या है, एक क्षार है। ठीक है, और ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। देखो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है, यहाँ से देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी जल बना रहा है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी जल बना रहा है, और साथ में लवण का निर्माण कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो ये अम्ल है तो इससे अभिक्रिया करने वाला जो है वो क्षार होगा, तभी यहाँ पे जल बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पर ये क्षार के रूप में काम करेगा। फिर यहाँ पे ये दूसरी अभिक्रिया के अंदर क्षार है, और क्षार के साथ केवल वही अभिक्रिया करेगा अम्ल, तो ही हमें जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये अम्ल का काम कर रहा है,
सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में ये सार का काम कर रहा है। यानी कि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं और क्षारों की भांति भी व्यवहार करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड पता चल गया, जो दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। धातु तथा अधातु की सारी परिभाषाएं और विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका पारा। पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक होता है। मैंने बताया था इसके बारे में आपको कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, जबकि यह अधातु है। चूँकि यहाँ से ये अपवाद है तो अपवाद से क्वेश्चन आना लाजमी सी बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन हीरा के बारे में क्या बताया था मैंने कि यह कठोर होता है। ठीक है, और हीरा के बारे में क्या बताया था, ये चमकीला होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हीरा जो है डायरेक्टली चमकीला नहीं होता है। हीरे को चमकीला बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, यानी इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपने नाम सुना होगा कहीं पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके एक प्रक्रिया रहती है। यानी कि हीरे को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर जब भी प्रकाश की किरण प्रवेश करें तो वह इस प्रकार से वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए। यानी परावर्तन तो आपने पढ़ा ही होगा, हमारे सिलेबस भी में एक टॉपिक भी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हीरे की चमक बढ़ाई जा सकती है। तो हीरा जो है डायरेक्टली चमकीला नहीं होता है। हीरे की चमक बढ़ाने के लिए हमें उसको तराशना पड़ता है, तभी तो बोलते हैं हीरे को तराशना जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। तो हमने बताया था कि जो लिथियम होता है, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। ठीक है, और ये जो है सबसे हल्का होता है। और यह कौन से वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी होगी, क्योंकि धातु और अधातु दे रखा है तो कंपटीशन लेवल पर कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर लिथियम का प्रयोग किस में किया जाता है, लिथियम का प्रयोग मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु चमकदार होता है। तो चमकदार के बारे में अभी बताया है मैंने, क्या आयोडीन भी हो सकता है और एक हीरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको हीरे और आयोडीन अगर एक साथ दे दे तो आपको आयोडीन पर क्लिक करना है। ठीक है, और आप बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा धातु है कठोर नहीं होता है बल्कि चाकू से भी काटा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि 3 धातु ऐसी होती हैं जिनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। क्या थी वो, नकली करके याद करवाया था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। देखो, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है तो वो हमें पता ही है, जो पारा होता है वो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है कौन सा अधातु जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो एक जहरीली गैस है और यह जो है तरल अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा डायमंड का अपवाद क्या है। देखिए हीरा का अपवाद क्या है, तो हीरा अधातु है और अधातु होते हुए भी ये क्या है, अधातु होते हुए भी ये कठोर है। तो हीरा का अपवाद क्या हो जाएगा, यह कठोर अधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा धातु पानी पर तैर सकता है। ऐसा धातु जिसका जो घनत्व है वो कम होगा वही पानी पर तैरेगा। घनत्व किसका कम होता है, लिथियम का होता है। लिथियम का घनत्व कम होता है इसलिए पानी पे तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जो है उष्मा की विद्युत की खराब चालक होती है। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं कि चाहे धातु हो या अधातु है, पूर्ण रूप से कोई चालक नहीं रहती है और पूर्ण रूप से कोई कुचालक नहीं रहती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी जो है खराब चालक रहती है, तो ये रहती है पारा। जो पारा होती है वो खराब चालक रहती हैं। अच्छा, विद्युत की चालकता किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर।
यानी कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही इसकी चालकता अधिक होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अधातु बिजली की रोड में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा अधातु जो कि चालक होगा उसी का प्रयोग करेंगे। तो चालक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? और क्वेश्चन नंबर 12 कह रही है कि कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो दोनों का आंसर एक ही होने वाला है कि जो चांदी होती है इसका नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम, ठीक है, इसको Ag से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है वो विद्युत का और ऊष्मा का अच्छा चालक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? देखो भाई, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो ये टंगस्टन हो जाएगी, इसको W से लिखते हैं, ठीक है। और टंगस्टन के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बल्ब के तंतु बनाने में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बल्ब के तंतु के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु बिजली का सबसे खराब चालक होता है? देखो भाई, इसके अंदर क्या है कि अधातु होते हुए भी वो खराब चालक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और ये पहले वर्ग का तत्व होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट धातु होते हैं उन इम्पोर्टेंट धातु की परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक व्यास आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे बात करें तो इम्पोर्टेंट किस किस की, एक तो आपको Zn जिंक की कर देनी है, कॉपर की कर लेनी है, मैग्नीज की कर लेनी है, आयरन की कर लेनी है, कोबाल्ट की कर लेनी है, सोने की कर लेनी है जिसका नाम ओरम होता है, चांदी की कर लेनी है, प्लेटिनम की कर लेनी है। इन तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लेना। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म और धातु और अधातु, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अपना सिलेबस का टॉपिक बचता है वो बचता है फिजिक्स का। अभी केमिस्ट्री के दो टॉपिक ही थे हमारे सिलेबस के अंदर, जहाँ से एक एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से पक्के आने वाले हैं। फिर क्या होना है आपकी कि आपके जो सिलेबस जो इस प्रकार से डिज़ाइन कर रखा है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स का एक क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी के दो क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फिजिक्स की एक क्लास मिल जाएगी जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन संबंधी जो ऑप्टिक्स का टॉपिक लगता है, प्रकाशिकी का, उसको हम लोग करवा देंगे। और फिर बचेंगे बायोलॉजी के दो चैप्टर, ठीक है। और अधातु की विशेषताएं, उनकी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से पूछ सकता है। चूंकि हमारे धातु और अधातु दे रखा है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा उसका कोई अभी एक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उतने संभवित क्वेश्चन कर लेंगे जो कि एक धातु और अधातु वाले टॉपिक में बन सकते हैं। जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि धातु के जो है लैटिन नाम पूछ सकते हैं। देखो क्या होते हैं, एक तो होते हैं जिसे हम लोग हिंदी के अंदर हम लोग नाम याद रखते हैं, जैसे चांदी हो गई, सोना हो गया, उनके नाम होते हैं एक इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली जानते हैं। लेकिन उनके जो है लैटिन नाम भी होते हैं, जो इसको साइंटिफिक नाम भी आप बोल सकते हो। और ये जो लैटिन नाम होते हैं इन्हीं के आधार पर उनके जो है प्रतीक को रखा जाता है। जैसे मान लो कि मैंने अभी आपको बताया था कि टंगस्टन जो होता है, इस टंगस्टन को किससे लिखते हैं, W से। अभी टंगस्टन का तो T से लिख सकते हैं, तो W से क्यों लिखा है, तो उसके कारण भी इसमें हमें पता चल जाएगा। जैसे जो सोना है इसका प्रतीक जो है वो क्या होता है, AU होता है। AU क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो होता है ओरम, और ओरम का AU जो है वो इसका प्रतीक हो जाएगा। जैसे चांदी जो है इसको बोला जाता है अर्जेंटम, और अर्जेंटम का AG जो है इसका प्रतीक हो जाएगा। कॉपर जो है, इस कॉपर का CU प्रतीक क्यों होता है, क्योंकि इसको कुप्रम बोला जाता है। आयरन जो है इसका प्रतीक Fe क्यों होता है, क्योंकि इसको फेरम बोला जाता है। लेड जो होता है इसका PB जो होता है इसका प्रतीक होता है। PB क्यों होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं प्लम्बम, ठीक है।
टिन जो होता है वो क्या हो जाएगा, स्टेनम। ऐसे कैसे एंटीमनी जो है वो हो जाएगा स्टिबियम, और मरकरी जो है वो हो जाएगा हाइडाइचरम। ऐसे कैसे पोटेशियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा केलियम। तो पोटेशियम केलियम, तो के से लिखते हैं पोटेशियम को, तो इसीलिए केलियम का होता है इसका लैटिन नाम, इसीलिए इसको के से लिखते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का होता है नेट्रियम, और नेट्रियम का Na से ही हम लोग लिखते हैं इसको सोडियम को, ठीक है। जैसे कि जैसे टंगस्टन है तो टंगस्टन को W से क्यों लिखते हैं पता चल गया। अब वोल्फ्रेम जो है इसका लैटिन नाम होता है, तो लैटिन नामों के आधार पर ही उनका प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है। देखेंगे कि जो ये धातु हैं, इन धातुओं का मेडिकल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे जो आयरन होता है, आयरन जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसकी कमी से होता है, तो वो आयरन की कमी से होता है, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। जैसे भी एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब खून की कमी किसके कारण, खून की कमी को साधारणतः बोलते हैं, लेकिन ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे बनता है, वो बनता है आयरन से। तो आयरन की कमी से हो सकता है खून की कमी, एनीमिया रोग हो सकता है। फिर जो भी अपने मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैंची वगैरह, ये बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, आयरन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगर कैल्शियम की, तो हमारे दांत और हड्डियां जो है वो किससे बनते हैं, वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए जो कैल्शियम जो होता है वो हमारे दांत और हड्डियों के लिए सहायक होता है। फिर अगला वाला ये क्या कह रहा है कि जो जिनकी हड्डियां टूट जाती है, जैसे मान लो कि कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के दौरान जो है हड्डी टूट जाती है, तो उसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो इंजेक्शन या टेबलेट दिए जाते हैं वो भी कैल्शियम के दिए जाते हैं। प्लस नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त के थक्के को जमने के लिए, रक्त को जमने के लिए ये कैल्शियम सहायक होता है। और हाँ, मुझे ये बताओ कि कौन सा विटामिन जो है वो रक्त के थक्के को जमाने के लिए सहायक होता है, वो होता है विटामिन के, ठीक है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, निर्जलीकरण, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैग्नीशियम की ओर। मैग्नीशियम जो है एक एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से ये जो लिख रखा है MgOH का होल ट्वाइस, इसको ध्यान में रखना, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है। और इसकी जो pH होती है वो होती है 14, जो इसकी pH 14 होती हैं, और इसका प्रयोग करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी से राहत पाने के लिए MgOH का होल ट्वाइस यानी कि एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कि अच्छा इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब तक देखो एसिडिटी होती है तो पेट में एसिड बनता है, और ये जो होता है MgOH का होल ट्वाइस ये होता है क्षार। तो अम्ल और जो क्षार मिलेंगे तो क्या करेंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देते हैं और लवण का निर्माण कर देते हैं, इसीलिए एंटासिड के रूप फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसमें सोडियम जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो हमारे ORS होता है, ORS जो होता है, जब भी हमें मतलब उल्टी दस्त जैसा होता है तो हमें हॉस्पिटल से ORS मिलता है, तो उस ORS में क्या होता है, उसमें सोडियम होता है, ठीक है। और जो हमें ड्रिप चढ़ी जाती है उसमें सेलिन वाटर जो होता है वो भी सोडियम से ही बनता है। फिर बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम जो है हृदय के पंप के लिए आवश्यक होता है, धड़कन के लिए आवश्यक होता है पोटेशियम। बात करते हैं जिंक की, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है और घाव बढ़ने में सहायक होता है, ठीक है। आप लोग एक काम करना कि ये जो मैं यहाँ पे तत्व बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये तत्व कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक जो है वो कहाँ पे मिलेगा, जिंक जैसे हमें काजू के अंदर मिल जाता है जिंक, ठीक है। पोटेशियम जो है वो कहाँ से मिल जाता है, केले से पोटेशियम मिल जाता है। तो आप लोग ये पता करना कि ये कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, कॉपर। कॉपर जो है हमारे शरीर के अंदर RBC जो होती हैं, जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये एंटी फंगल भी होती हैं। फिर बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की, तो चांदी जो है वो घाव की ड्रेसिंग करने के लिए, जो स्कार्स वगैरह लग जाते हैं उन स्कार्स को बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम के फॉर्म में, ठीक है। और सोने का तो आपको पता ही होगा, जब दांत के अंदर जो होते हैं दांत की फिलिंग की जाती है तो उस समय सोने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दांत के बीच में जो है सोने के आभूषण लगाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो सोने का आभूषण लगाया जाता है उसको बोला जाता है चूप। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे आप, चौंप और चूप के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना। चूप जो होता है वो दांत के अंदर रखी जाती है और चौंप जो है वो नाक के अंदर पहनी जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अभी हम लोग इसमें आपके धातु अधातु और उसके साथ लिखा है यौगिक, तो यौगिकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसी का बताऊंगा, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इनको देखना, इनका नाम याद कर लेना। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो बहुत ही ईजी लगेंगे, लेकिन ये वीडियो उनके लिए हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें पढ़ाई काफ़ी टाइम से छोड़ चुके हैं, उनके लिए हैं। तो देखो, जो साधारण नमक हमारे घर में पाया जाता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के हैं ये ऊपर वाले 5-6 जो ये दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये वाले सोडियम के यौगिक हैं, इसको बोलते हैं NaCl। ये होता है सोडियम क्लोराइड और ये साधारण नमक होता है। एक होता है कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको, और ये जो है वो कास्टिक सोडा है। हाँ, ये ध्यान में रखा है, NaCl जो है लवण है, NaOH जो है वो क्षार है, ठीक है। फिर होता है 2 सोडे होते हैं, एक तो होता है धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, और एक धुलाई का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 और 0.10H2O लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि 0.10H2O का मतलब क्या होता है, तो ये क्रिस्टलीय जल होते हैं, इनको भी याद रख लेना, ये क्रिस्टलीय जल होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला देके पूछ सकता है कि इसमें कितने क्रिस्टलीय जल हैं, तो 10 क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं, ठीक है। फिर ये जो है NaHCO3 जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। बाई का मतलब राजस्थान के अंदर मम्मी को बोलते हैं ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, बाई यानी मम्मी। तो मम्मी जो है वो यहाँ पे खाना बनाने में प्रयुक्त हुई है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस में प्रयुक्त होगा, खाने वाले सोडे में। बाकी जो है वो धोने वाले सोडे के अंदर प्रयोग होता है Na2CO3, ठीक है। फिर इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। फिर मैग्नीशियम के अंदर मैंने बता ही दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड के रूप में। अगर आपके कभी एसिडिटी हुई है, डॉक्टर के पास गए, तो जो भी आपको सिरप देता है, उस सिरप के अंदर आप देखना वहाँ पे मैग्नीशियम का ये फॉर्मूला लिखा होगा, या फिर जो आप इनो लेते हो, इनो जो होता है ना, वो इनो के अंदर भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये डाल रखा होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो इसके अंदर ये देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इनके अयस्क की। अयस्क से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसका अयस्क है, तो देखो, एक होता है ZnS, जिंक सल्फाइड जो होता है उसको बोलते हैं जिंक ब्लेड, और ये होता है जिंक का अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है, देखो, जो भी हमें खान या खनिज जो मिलते हैं, इन खनिजों के अंदर वे पदार्थ जहाँ से धातु निकलते हैं, ठीक है, वे खनिज जिससे धातु निकलते हैं उसको बोला जाता है अयस्क। यानी अयस्कों का शुद्धिकरण करते हैं, उससे हमें धातु प्राप्त होते हैं। तो ये धातु जो है वो कहाँ से मिलेंगे हमें, अयस्कों से। तो इनके अयस्कों का भी नाम पूछ सकते हैं। तो देखो, कैलामाइन इसको बोलते हैं ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंकाइड, जिंक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर बात करते हैं कैल्शियम के कौन कौन से हो जाएंगे, तो कैल्शियम के अंदर देखो, कैल्शियम के अंदर चूना पत्थर CaCO3, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, जिसको संगमरमर भी बोल सकते हो अपन। ये देखो संगमरमर लिखा हुआ है। फिर ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये याद रख लेना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो CaSO4.2H2O, तो 2H2O क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय जल हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट है, इसके अंदर 2H2O आता है, तो वो क्या हो जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसी का एक मिला जुला फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, हाफ H2O आ जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है POP। ये भी इंपॉर्टेंट है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंदर जिप्सम वाला याद कर लेना, ठीक है। एक कैल्शियम के लिए यौगिक याद करना चाहो तो यौगिक याद कर सकते हो CaO। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना बोलते हैं। और जब अगर कोई चीज बिना बुझी हुई है तो उसके अंदर जल डाल देते हैं, तो क्या होता है, बुझ जाता है। तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम के इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम लोग जब जल मिलाते हैं तो ये होता है बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, इसलिए आप एक बार हल्का हल्का देख के इनको चले जाना, ठीक है। तो ये जो है यौगिक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, और स्क्रीनशॉट लेके आप इनको याद करना। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कास्टिक सोडा NaOH होता है, अगर KOH हो जाए तो वो हो जाता है पोटास, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, उसको बोलते हैं पोटास, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, इसको याद रख लेना, ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है ये भी।
ठीक है। बाकी तो ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सारे बता दिए पीछे, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप लोग और इसको याद कर लेना। ठीक है। फिर देखो ये हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का देख लेना एक बार, HNO3 जो होता है ये। ठीक है। बाकी तो ये इसमें ग्लूकोज का देखना चाहो तो ग्लूकोज का देख सकते हो, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है। ये इस प्रकार से यौगिक आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है आपके लिए प्रकाश का परावर्तन, इसी चैनल पे आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ और ये साइंस से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक है उसको डालने के बाद में मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक डाल दूंगा और उसके बाद में मैराथन क्लास के फॉर्म में मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन साइंस के और बाकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इसी चैनल पर डाल दूंगा, आप वापस विजिट कर लेना।